नमस्कार। हमारे सभी देखने वाले दर्शकों को मैं डॉक्टर वेद राजपूत फिजियो वेद वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे और आप जहां भी जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमको देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो विषय है वो है दैनिक क्रियाकलाप में इन बच्चों को हम कैसे प्रशिक्षित करें और उसका क्या महत्व होता है, विशेषतः उन बच्चों में जिनको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। जब बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या होती है तो अक्सर यह देखा गया है कि जो उनका हैंड फंक्शन होता है वह बहुत पुअर होता है, बहुत कमजोर होता है। और हैंड फंक्शन यदि बेहतर होगा तो हमारे जो हाथ होते हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्टाइल होती है या जो दैनिक क्रियाकलाप होता है, इसको पूरा करने में हमारी हाथों की जो भूमिका होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सबसे पहले हैंड फंक्शन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जो एडवांस फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आती हैं, उसको कराना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हैंड पे पाउडर मसाज करना, किसी भी तरह का आप टेल्कम पाउडर उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद पजल्स होते हैं, खिलौने, ब्लॉक पजल्स होते हैं या फिर बिल्डिंग पजल्स होते हैं या रिंग टॉवर होता है। इस तरह के खिलौनों का उपयोग करके हम इन बच्चों को बेहतर हैंड फंक्शन करा सकते हैं। इन बच्चों से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हाथ का कोई काम ऐसा होता है कि जो फाइन मोटर स्किल में आता है, जैसे किसी नोट को पकड़ना या एटीएम कार्ड्स को पकड़ना, या फिर बच्चे को हमने बोल दिया कि छोटी छोटी बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ के कहीं से कहीं पे रखना जहाँ पे केवल फिंगर टिप का यूज होता है। तो उसके लिए हम इनको तमाम प्रकार की एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। जैसे कि माला होती है उसको बोल देंगे हाथ में लेके चलाने के लिए, या फिर एटीएम कार्ड्स होते हैं उसको कैसे पकड़ा जाए, ये एक फाइन ग्रिप होता है। फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे मूंगफली के दाने हो गए या फिर सैंड में हमने सिक्कों को डाल दिया, सिक्कों को उठाना। तो जो ग्रिप होता है, यदि हाथों में प्रिहेंशन और प्रिसीजन दो प्रकार की ग्रिप होती है। प्रिहेंशन में बड़े ऑब्जेक्ट पकड़े जाते हैं, जैसे ग्लास को पकड़ना, किसी पेपर वेट को पकड़ना, या फिर टॉवल का हमने रोल बना के दे दिया उसको पकड़ रहे हैं, तो वो पावर ग्रिप बोली जाती है, जो कि प्रिहेंशन ग्रिप में आता है। हुक ग्रिप हो गया, ये सब प्रिहेंशन ग्रिप में आता है। लेकिन जो प्रिसीजन ग्रिप होता है उसमें फाइन मोटर स्किल ज्यादा पाया जाता है, जैसे एटीएम कार्ड्स को पकड़ना या फिर लेटरल पेन या पेंसिल को हमने पकड़ा हुआ है। तो इन सारी चीजों की ट्रेनिंग और इन सारी चीजों को बच्चे को बार बार कराना बहुत जरूरी है। जब भी हम एडीएल की बात करेंगे, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग लाइफ की बात करेंगे, बच्चे पे हैंड फंक्शन पे ध्यान देना और उसके हाथों की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करना, ये बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं एडीएल। एडीएल क्या होता है? एडीएल में कई चीजें होती हैं। कपड़े पहनना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, खाना खाना, बिस्तर से उतर के बिस्तर पे फिर से जाना, और टॉयलेट या बाथरूम खुद से जाना। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो
क्रमवार तरीके से अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा आवश्यक चीजें क्या होती हैं, तो जो ज्यादा आवश्यक है हम उसी क्रम में बच्चे को सबसे पहले ट्रेंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि बच्चे में हम ईटिंग कैपेसिटी को ला पाए, वो खाना अपने हाथ से खा पाए। इसमें अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपने हाथों का प्रयोग उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरीके से सामान्य बच्चे करते हैं। तो सबसे पहले इन बच्चों के लिए मार्केट में एक विशेष प्रकार का स्पून आता है जिसकी जो हैंडल होती है वो काफी मोटी और चौड़ी होती है, जिससे कि ये उसको पकड़ सके। इस तरह के स्पून हम इनको देंगे और इससे इनको खाने को उठा के मुंह तक ले जाने की ट्रेनिंग देंगे और धीरे से फिर मुंह में डाल के उस खाने को चबा के बेहतर ढंग से ये खा पाए। छोटे छोटे फल के टुकड़े हम काट के बाउल में रख देंगे और फोक स्पून आता है, उसमें भी हैंडल मोटा सा लगा होता है, उसको हम देंगे। उसकी सहायता से ये आसानी से उसको निकाल के अपने मुंह तक लेके जाके खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो विशेष बात है वो ये बताने वाली है कि इन बच्चों में एडीएल की जब हम ट्रेनिंग की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इनका ईटिंग सेंस। ये खाने को अपने स्वयं से खा सकें, इसके लिए हमें ट्रेन करना है। दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह ये कैसे जाएं, उसके लिए ये टॉयलेट का यूज कैसे करें, उसमें अगर हम बच्चे को ट्रेन कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है इनके लिए। लगभग 50 से 60% हम इनको आत्मनिर्भर बना देते हैं यदि ये अपने से खाना खा ले रहे हैं और टॉयलेट अपने से जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इनके जो बेड का साइज है वो इनकी क्षमता के अनुसार रखना चाहिए। यदि बच्चा बहुत छोटा है, 4 साल 5 साल का है, तो आप नीचे फ्लोर पे भी इनका बेड अरेंज कर सकते हैं जिससे कि ये आसानी से बेड से उतर के उठ के जा सकें। असिस्टिव डिवाइस जो भी ये यूज करते हैं, जो भी लेके चलते हैं, उसको हमें देना है, ये उसकी सहायता से वहां तक जा सकते हैं। अगर सीढ़ी बहुत ऊंची है तो हम रैंप का वहां पे इस्तेमाल करेंगे, बच्चे के लिए हम रैंप की व्यवस्था करेंगे। और टॉयलेट में जो सीट है इनकी वो बहुत अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए, और जब ये सीट पे बैठ रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे कि इनके दोनों तरफ कोई हैंडल या फिर ऊपर से कोई रस्सी नुमा चीज जो कि इनके पास तक लटकती हुई आए और उसमें पकड़ने के लिए बेहतर ग्रिप के साथ होना चाहिए, जिसको ये पकड़ के वहां पे बैठ सके। इससे क्या होगा कि इनका जो विल पावर है और कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूव होता है और ये टॉयलेट की सीट पे आसानी से काफी देर तक बिना डरे बैठ सकते हैं। जब इनको लगेगा कि हम सुरक्षित हैं, गिरने का डर नहीं है, तो ये आराम से वहां बैठ सकते हैं। अगली चीज, सरफेस जिस पे ये बच्चे चल रहे हैं वो बहुत स्लिपरी नहीं होना चाहिए, वो बेहतर सरफेस होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो आम बच्चों की अपेक्षा कम होता है। तो यदि सरफेस स्लिपरी होगा, स्लिप करेगा, तो ये बहुत अच्छे से नहीं चल पाएंगे। अगली चीज, जो भी टॉयलेट रूम हम इनके लिए यूज कर रहे हैं, प्रयास करना है कि हाइजीन उसकी बेहतर होनी चाहिए, मेंटेनेंस बेहतर होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जिससे कि इन बच्चों को इम्यून सिस्टम इनका कमजोर होता है, इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो टॉयलेट ट्रेनिंग में हमें आसानी से हर चीजों को सिखा सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को आने से पहले उसको हमें सॉल्व करना है। जब भी हम एडीएल में किसी भी चीज की ट्रेनिंग अपने बच्चों को देंगे तो हमें ध्यान देना है
सबसे पहले हम प्रिकॉशन लेते हुए ट्रेनिंग देंगे ताकि किसी भी प्रकार से इन बच्चों को कोई चोट, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर एक बार चोट लग जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, तो वो फिर डर जाते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम से आपके साथ उनका जो कोऑपरेशन है वो उतना बेहतर नहीं रहेगा। अगर हम इनको स्वयं से खाना खिलाना और टॉयलेट, ये दो चीजों की ट्रेनिंग देते हैं, तो कई चीजें हैं जिससे हम अपने बच्चों को जो एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हम बचा भी सकते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम और ओरल जो भी दिक्कतें होती हैं दांतों से रिलेटेड, हमारे जबड़ों से रिलेटेड, इन सब चीजों को हम आसानी से, इन समस्याओं से हम अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं अगर इन दो चीजों की ट्रेनिंग देते हैं तो। अब अगली चीज जो आती है वो है एडीएल में ड्रेसिंग सेंस। इन बच्चों को अपना कपड़ा ये स्वयं से पहन सकें, इसके लिए हमें इनको ट्रेंड करना है। ड्रेसिंग पे एक अलग से हम वीडियो फिर कभी लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और इस पे काफ़ी ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि इन बच्चों को बेहतर ड्रेसिंग सेंस में हम इनको ट्रेंड कर सकते हैं। ड्रेसिंग में जब हम इनको ट्रेंड करेंगे तो उस समय एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि इनके जो कपड़े होने चाहिए वो ओवर साइज होना चाहिए, इनके साइज से बड़ा होना चाहिए जिससे कि इनको खुद से पहनने में आसानी हो। दूसरा, लोअर जो होता है, पैंट हुआ, जीन्स हुआ या नेकर हुआ, कुछ भी, हमें कोशिश करनी है कि लॉन्ग सिटिंग में ये बैठ के दोनों पैरों को सीधा करके ये आराम से बैठ के अगर पहनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, शुरुआत वहीं से करनी है। ये पैंट को बैठ के या तो फिर लेट के पहनना सीखते हैं। मैंने पहले ही बताया, कपड़े ओवर साइज होने चाहिए, बहुत फिट नहीं होना चाहिए। बहुत फिट कपड़ा आप दोगे पहनने के लिए, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे और ड्रेसिंग की ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले लोअर पार्ट से शुरू करना है, इनको पायजामा देना है या फिर पैंट या जो भी पहनना चाहते हैं उसको देना है। और कपड़ों में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहिए। उसके पैंट की जिप या फिर बंद करने के लिए जो भी बटन्स होते हैं वो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, दैट इज इनफ, और कुछ नहीं। ऊपर हम शर्ट दे रहे हैं तो शर्ट देने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बटनिंग करनी हमें इन्हें सिखानी पड़ेगी अलग से। वो अलग से कैसे सिखाएंगे? हम बच्चों को शर्ट देंगे, पहले हम बड़े साइज का बटन देंगे, जैसे स्वेटर में आपने देखा होगा बड़े बड़े साइज के बटन लगे होते हैं, पहले वो उसको लगाएं और खोलें, फिर धीरे धीरे हम साइज छोटी करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब कभी भी हम उनको शर्ट देंगे पहनने के लिए, अगर उसमें बटन है तो वो आसानी से उसको बंद कर सकते हैं या जिप भी लगी है तो वो जिप को भी आराम से बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग अलग से देनी पड़ेगी, जिप की ट्रेनिंग, बटन की ट्रेनिंग और जो शूज होते हैं, शूज के लेस की ट्रेनिंग हमें उनको ये अलग से देनी है। तो तीसरा ये ड्रेसिंग सेंस हो गया। चौथा, बच्चे की जो सेल्फ केयरिंग होती है, जैसे कि बाल बनाना, शैम्पू करना, साबुन लगाना, और जो छोटे मोटे काम हैं, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को, चीजों को ट्रांसफर करना। छोटी सी बाल्टी अगर हमने बाथरूम में रखी है तो वो उसको उठा के इधर से उधर कर लें। ऐसा नहीं है कि हमने उनको 15 लीटर या 10 लीटर के टब को या बाल्टी को दे दिया ट्रांसफर करने के लिए। शुरुआत 1 या 2 लीटर के बर्तन से करनी है, तो धीरे धीरे वो उसको ट्रांसफर भी कर लेंगे और उनको खुशी भी महसूस होगी और उनका विल पावर और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर एडीएल ट्रेनिंग में अगला जो पार्ट आता है वो आता है आउटडोर एक्टिविटीज।
आउटडोर एक्टिविटीज इन बच्चों को कराना है, पार्क में, गार्डन में, घर के सामने अगर खाली सड़क हो या फिर गांव में जो बच्चे रहते हैं कोई खुला मैदान हो, वहां पे इनको छोड़ना है और इनके आसपास की चीजों को ये स्वयं से उसका इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें और देखें कि वो क्या है, उसके बारे में जानें। आउटडोर एक्टिविटी कराने से पहले हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कोप अप मैनेजमेंट, फ्रेंडशिप, एक दूसरे से कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, ये सारी चीजें हमें अपने बच्चों में बेहतर ढंग से डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि जब वो आउटडोर एक्टिविटीज करने के लिए जाएं तो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ दोस्ती कर सकें, उनको हेजिटेशन नहीं फील होनी चाहिए, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो खेल सके। और यदि बच्चे में प्रॉब्लम ज्यादा है तो प्रयास करें कि आप उसके बेहतर दोस्त बन के आउटडोर एक्टिविटीज में खुद उसके साथ किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट करें। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, बॉल थ्रो एंड बॉल कैच का गेम आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं, पासिंग बॉल का गेम आप खेल सकते हैं ग्रुप में 4-5 बच्चों के साथ। इन बच्चों के साथ आप आउटडोर एक्टिविटीज में साइकिलिंग कर सकते हैं, एक साइकिल आप भी अपनी रख सकते हैं और बच्चे को भी दे सकते हैं। इसके बाद यदि आपका बच्चा चल सकता है वॉकर लेके, तो आप व्हील चेयर से उसको पार्क में लेके जाइए और उसी व्हील चेयर को एज अ वॉकर उससे बोलिए कि पुश करके पूरे पार्क का चक्कर लगाए। उस व्हील चेयर को अगर वो नहीं पुश कर पा रहा है या ज्यादा इजी हो रहा है या ज्यादा मोबाइल ज्यादा है तो उस पर आप कोई वेट रख सकते हैं, 10 किलो 15 किलो, फिर वो उसको पुश करके चलेगा और आप अपने बच्चे के साथ वॉक कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट, टॉक थेरेपी, जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते, केवल खाना खा सकते हैं और बिस्तर से उठ के बैठ सकते हैं, टॉयलेट भी नहीं जा सकते, उनके लिए एक विशेष थेरेपी होती है टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे से तमाम विषय पे चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं, जिससे कि उनका विल पावर, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और वो अपने आप को सहजता से आपके साथ प्रेजेंट करेंगे और उनको ये लगेगा कि हाँ, हम किसी अच्छी चीज में पार्टिसिपेट किया मैंने और हमारे पास भी कुछ है जिसको हम दूसरों के साथ बैठ के शेयर कर सकते हैं। तो टॉक थेरेपी इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विच हैव not the sense or not the power of standing and walking। तो उनके साथ टॉक थेरेपी भी एक अच्छी एक्टिविटी है एडीएल में। एडीएल में और भी तमाम एक्टिविटीज होती हैं जिसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि 4 साल 5 साल के हो गए हैं या 10 साल के हो गए हैं या 15 साल के हो गए हैं। उनका GMFCS 5 है या 4 है, गर्दन बहुत हल्की फुल्की रोक पाते हैं, बैठने में सक्षम नहीं है, हाथों से कुछ नहीं कर पाते। कई लोग सोचते होंगे हम अपने बच्चों की एडीएल में क्या करा सकते हैं, उसके लिए क्या हो सकता है। उसके लिए भी तमाम चीजें हैं। उनके लिए एडीएल में आप किसी मॉनिटर का यूज कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन का यूज कर सकते हैं या किसी अन्य स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। कलरफुल बुक आती है उसको यूज कर सकते हैं। हम उसको यूज करते हुए उनके आई लेवल पे लेके जाएंगे और उसको मूव करेंगे और उनको बोलेंगे कि उसको गर्दन को मूव करते हुए उसको वो नोटिस करें, उसको देखें। सेकेंड वन, उनके हाथ पे टेल्कम पाउडर से मसाज करके अंगूठे को बाहर की तरफ खोलना है, हाथ अंगुलियों को सामने की तरफ खोलना है, सेंसरी स्टिमुलेशन उनको देना है इंटेंसिवली, जिससे कि उनके हाथ एक्टिव होंगे और उनके हाथ में कोई बॉल या कोई खिलौना देना है जिससे कि वो बैठ के सीपी चेयर पे या व्हील चेयर पे अपने हाथ को वो बेहतर इस्तेमाल करें।
तो इन बच्चों को हम हैंड फंक्शन, जो कि मैंने पहले बताया, यदि हम हैंड फंक्शन बेहतर तरीके से कराते हैं, हैंड फंक्शन में इनको पारंगत हम कर देते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एडीएल में एक एक्टिविटी जो कि ईटिंग की होती है उसमें हम इनको ट्रेंड कर सकते हैं आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर। तो एडीएल का आई थिंक एक टास्क ईटिंग का हम इनसे पूरा करवा सकते हैं और ये आसानी से इसको कर भी सकते हैं, बस कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग के बाद। ये विषय आज का हमारा एडीएल पे था, बहुत संक्षिप्त में हमें बताना था, विस्तार में कभी फिर इस पे चर्चा होगी। एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग लाइफ बहुत बड़ा विषय है और इस पे ढेर सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हमारे सेंटर पे होती हैं, कराई जाती हैं। हमको जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि आपके जान पहचान में, आपके आसपास या आपका स्वयं किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो, जिस बच्चे को गर्दन रोकने में, बैठने में, खड़े होने में, चलने में या हाथों के से काम करने में समस्या हो रही हो, तो उसके लिए वेद फाउंडेशन एक समर्पित संस्था है जहां पे इन बच्चों को पूर्ण रूप से ठीक करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। प्रयास करें कि इन बच्चों की थेरेपी समय से शुरू कराएं और कम से कम उम्र में शुरू कराएं, जिससे कि इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ के उसका एक हिस्सा बनाया जा सके। ये भी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से कनेक्ट होके अपने आप को सोसाइटी का ही एक हिस्सा समझें। यदि सेरेब्रल पाल्सी से मिलती जुलती कोई भी समस्या हमारे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के जान पहचान में किसी को हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर या पीछे जो नंबर दिख रहा है उस पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को एक नए विषय के साथ हम आपके सामने आते हैं। यदि किसी विशेष विषय पे आपको कोई भी वेबिनार या लेक्चर चाहते हैं कि शनिवार को हो, तो उसके विषय में भी आप अपने राय दे सकते हैं। अपनी राय और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप सभी दे सकते हैं। फिजियोवेद वर्ल्ड एक यूट्यूब चैनल है जहां पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और सेरेब्रल पाल्सी के विषय में तमाम विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ बीच बीच में हम आते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक यह आवश्यक सामग्री पहुंच सके। अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।